जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। चलिए आज आइए मैथ्स के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। बच्चे, बोला जा रहा है कि ए और बी के पास कुल 4655 रुपया है। टोटल कितना है? तो 4655 रुपया है। बोला गया यदि ए के पास जो भी महजूद धन है 4/15 और बी के पास जो भी धन है उसका 2/5 आपस में क्या है बच्चे? बराबर है। तो एक बात आप मुझे बताने की प्रयास करोगे, यहां से क्या होगा? तो ए के पास का जो भी धन है वो 4/15 बराबर है किसका? तो बी के पास जो भी धन है उसका 2/5 के बराबर है। मेरे प्यारे मित्र, आप बताओगे क्या यहां से कटेगा? 2 से कटेगा ये 2 बार में, 5 से कटेगा ये 3 बार में। ए और बट्टा में अगर ये बी लाओगे तो इधर क्या हो जाएगा? ये 3/2। 3 नीचे में था, ऊपर चला गया, ये ऊपर वाले नीचे में चला जाएगा। मतलब ए की मान 3 आया, बी की मान 2 आया। मेरे प्यारे मित्र, पूछा गया बी के पास कितना धन होंगे, तो बी के पास पूछा गया टोटल धन हमारा कितना है? तो 4655 है। आगे बताओगे बी का पूछा तो बी की मान कितना है? तो बी का धन 2 है। कितना में से? तो टोटल में से। टोटल कितना है? 5 है। इसको काटोगे तो 9 × 5 = 45, 5 × 3 = 15 और 5 × 1 = 1। गुना करोगे 2 × 3 = 2 = 6 और 9 × 2 = 18। 1862 होगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्नों को बताएंगे। बोला गया एक ऐसी संख्या बताना है जो कि k एक पूर्णांक संख्या है जो कि 3, 5, 20 से विभाज्य हो और इन सभी संख्याओं के विभाज्य अगला बड़ा पूर्णांक, मतलब जो भी इसका पूर्णांक होगा उसकी अगली बड़ी पूर्णांक बताना है। अगली बड़ी तो सबसे पहले छोटी से छोटी पूर्णांक निकालिए। तो 3, 5 और 10 की एलसीएम निकालो। जब भी छोटी से छोटी संख्या निकालना रहे और जो कि सभी से विभाजित हो तो एलसीएम निकाला जाता है। मेरे प्यारे मित्र, 3, 5 और 10 की एलसीएम आप जानते हैं 30 होगा। कितना होगा? तो 30 होगा। इससे अगली, ये नंबर नहीं बताना, बोला अगला बड़ा पूर्णांक बताना है। क्या बताना? अगला बड़ा पूर्णांक। तो 30 का अगला बड़ा पूर्णांक 2 से मल्टीप्लाई होगा। 30 दूनी 60 भी होगा। 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे 90 भी होगा। मतलब 30 होगा या 30 का कोई मल्टीपल होगा। हमारा जो ये 30 की मान दिया गया, k दिया गया है, तो k का अगला पूर्णांक क्या होगा? तो 2k होगा। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके ना a होगा, ना c होगा, ना d होगा। आंसर क्या होगा? b होगा। अगला पूर्णांक बोला है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यह बताओगे इसकी साधारण भिन्न की मान बताना है। अब एक बात बताओगे, सबसे पहले देखो रिपीटिंग कहां से हो रहा है, मतलब बार बार संख्या रिपीट कहां से कर रहा है? 125 125 125 रिपीट कर रहा है। तो अगर इसको लिखा जाए तो 0.3125 पे रेकरिंग हो जाएगा, बार हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, जब बार हटता है तो आप जानते हैं जितने अंकों पे बार रहता है उतना 9 होता है और दशमलव के बाद जिसके ऊपर बार नहीं रहता उतना 0 लगता है। 1 अंकों पे नहीं है तो 1 0 होगा। टोटल संख्या हमारा कितना हो जाएगा सर? 3125। लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं रहता वो क्या होता है? घट जाता है। तो घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 3122 हो जाएगा। ये हमारी ऑप्शन में कहीं नहीं है। इसका मतलब है सिंपलेस्ट फॉर्म दिया होगा, काट कर दिया होगा। तो बच्चे एक बात बताओगे, 4 से आप 2 से काट सकते हो। 2 से काटोगे 4 दूनी 8 होता है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। आप इसे काटोगे 15 दूनी 30, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है। और ये 1 कितना हो जाएगा? 1561 बटा में 4995 आपकी ऑप्शन में सी में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बच्चे। अरे ये सब क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है और यही सब स्पीड आपका बढ़ाएगा। सबसे पहले बताओ घनाभ की आयतन क्या होता है? तो सर जी LVH होता है। तो आप बताओगे 12 × 10 × 15 करोगे तो 15 × 12 करोगे 180, 180 × 10 करोगे तो 1800 आंसर हो जाएगा, मीटर क्यूब होगा। LVH तीनों को गुना करोगे आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया 385 है और उनका महत्तम समावर्तक 7 है। तो दोनों संख्या का योगफल बताओ। मेरे प्यारे मित्र, सबसे पहले इसमें संख्या मानने के लिए आना चाहिए। ऐसे भी आंसर वही होगा जो 7 का मल्टीपल होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में से कोई होगा। अब कौन होगा ये मुझे मालूम नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? तो सर जी
पता चल जाएगा। अभी आपको बता रहे हैं क्या होगा। तो सर जी जब भी संख्या मानना रहेगा तो उसमें HCF का होना अति आवश्यक है। तो संख्या क्या होगा, तो 7A और दूसरी संख्या 7B। मेरे प्यारे मित्र अगर ये दोनों संख्या का एलसीएम निकालोगे तो 7 7 कॉमन है और ये दोनों बच जाएगा तो AB एलसीएम हो जाता है 7AB। क्या हो जाएगा, 7AB। ये हमारा एलसीएम हुआ और क्वेश्चन के अनुसार एलसीएम दिया गया है कितना है, तो 38, ये 385 है। तो AB की मान क्या हो जाएगा, A गुना B क्या हो जाएगा, ये काटोगे 7 5 35, 7 5 35, 55 आया। अब अगर दोनों संख्या का योगफल 112 है मेरे प्यारे मित्र, इसको जोड़ोगे तो यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, 7 कॉमन हो जाएगा, A प्लस B होगा और इसकी मान दिया गया 112 है। अब ये काटोगे तो ये कितना होगा, 7 21 7, ठीक है, ये 4 बचा, 7 छक्के 42, A प्लस B की मान आ गया 16। मेरे प्यारे मित्र दो संख्या ऐसा बताइए जो कि जोड़ने पे आपका 16 आ जाए और गुना करने पे 55 आ जाए। बताओगे तो सर जी दिख रहा है कि 11 और 5 जोड़ेंगे तो 16 होगा और 11 गुना 5 करेंगे 55 होगा। तो पहली संख्या हमारा हो जाएगा, क्या होगा, तो इसमें गुना करोगे 11 से 77 होगा, दूसरी संख्या 35 होगा। लेकिन ये नहीं पूछा अंतर पूछा है। तो अंतर आप जानते हैं क्या होगा, ये दोनों का अगर अंतर निकालोगे तो 7 दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, A माइनस B होगा, 7 होगा, A की मान आया 11, 11 में से 5 जाएगा 6, 6 7 42। आपकी आंसर हो गया D नंबर। आपके आंसर क्या हो गया, तो D नंबर हो गया। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। लगा चंद्रा की आयु चंद्रिका की आयु से 10 वर्ष कम है। चंद्रा की जो आयु है, चंद्रा की जो आयु है बच्चे, वो चंद्रिका की आयु से 10 वर्ष कम है। कितने वर्ष कम है, 10 वर्ष। चंद्रा की आयु x है तो चंद्रिका की आयु क्या होगा, अगर मानिए ये x है तो ये x प्लस 10 होगा, क्योंकि इससे ये 10 वर्ष कम है। चंद्रिका की आयु पूछा है तो आप देखोगे, बोला गया 5 वर्ष के बाद, तो ये चंदा जो है 5 वर्ष के बाद x प्लस 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 15 हो जाएगा। इसमें 5 वर्ष ये भी बढ़ेगा। बोला गया चंदा की आयु की दुगनी है कौन, तो चंद्रिका की आयु। तो चंद्रिका की आयु ये हुआ और चंदा की आयु ये हुआ, और अगर चंदा की आयु दुगना करोगे तो ये चंद्रिका की आयु के बराबर हो जाएगा। ये 2x होगा, प्लस में 10 होगा और ये x प्लस 15 होगा। ये इधर जाके घटेगा x और ये 5 होगा, तो x बराबर में 5 हो गया। x बराबर में 5 होगा। चंद्रिका की आयु पूछा है, वर्तमान आयु 5 प्लस 10 यहां रख दोगे तो 15 मान होगा। कितना होगा बच्चे, 15 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताओगे, बोला गया माध्यिका बताना है और माध्यिका दिया गया है 9 19, तो x की मान बताना। ये आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मेरे प्यारे मित्र अगर संख्याओं को जो भी ऑब्जर्वेशन दिया गया है, इस ऑब्जर्वेशन को अगर काउंट करते हैं तो अगर ऑड नंबर आया तो मिडिल हमारा निकल जाएगा। अगर 7 आया तो 3 इधर से 3 इधर से, बीच वाला हमारा माध्यिका हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा इवन काउंटिंग आया, अगर इवन काउंटिंग आया तो क्या होगा, तो इवन काउंटिंग जो होता है, जैसे मान लो कि काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, तो अब 8 इवन काउंटिंग आ गया, तो 3 इधर से ले लो और 3 संख्या आप इधर से ले लो, 3 संख्या आप इधर से ले लो, ये भी है 3 संख्या। तो मिडिल में जो 2 बचा, इसी दोनों का योगफल बटा 2 होता है। माध्यिका क्या होता है, तो इसी संख्या का योग, तो x प्लस 4 और x प्लस में 8 और बट्टा में क्या होगा 2, और ये माध्यिका दिया गया आपका 19 19 दूनी 38 हो जाएगा। 2x प्लस में कितना होगा, 8 4 12 बराबर में 38, ये घटेगा तो 2x की मान हो जाएगा आपका 26, तो x की मान बच्चे 13 हो जाएगा। कितना होगा, 13 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, A होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 का C, अभी आप 35 में है बुआ। अब बताओ, ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे सर, तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो n प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन सर इसमें लगाओगे यहां से तो यहां तक ठीक है, लेकिन यहां से यहां घट गया, तो कोई बात नहीं बुआ। आप ऐसा करो, ये आधा टर्म 30 तक और इधर से 30 तक आप इसको उठा के इधर ले आओ, तो जो यहां से यहां तक है वही संख्या यहां से यहां तक है, तो एक ही संख्या 2 बार है।
कहने का मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक हुआ, तो 30 तक है। और ये संख्या कितने बार है, तो 2 बार है। हमारा बच गया 31, बाद में जोड़ देंगे 31, तो 2 इंटू ये तो 2 हो गया, इसकी मान क्या होगा, तो n की मान हो गया 30। 30 में n प्लस 1 जोड़ोगे तो 31 हो जाएगा, बटा में 2 और प्लस में 31। ये काटोगे, 2 से 2 कट गया, गुना करोगे 0 3 3 3 9 प्लस में 31, ये 3 होगा 6 9 963। अच्छा सॉरी, ये कितना हो जाएगा, इसको गुना करोगे तो 961 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 961। ऑप्शन क्या होगा बच्चे, सी होगा। अरे हाँ या ना बताओगे। चलिए आइए, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, थोड़ा फास्ट करेंगे। माध्यिका बताना है, बोला गया एक्स ऑब्जर्वेशन का माध्यिका दिया गया, एवरेज दिया गया है। अब बोला गया एक्स परीक्षणों का समांतर माध्य एम दिया गया है। यदि 2 परीक्षण और लाया गया, कौन कौन, तो 0 और एम लाया गया, तो नया माध्यिका क्या होगा, एवरेज क्या होगा। एवरेज होता है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहने का मेरा अर्थ है कि यहां से सबसे पहले 2 अगर हमारा ऑब्जर्वेशन बढ़ा तो सबसे पहले एक्स ऑब्जर्वेशन का योगफल कितना होगा, तो योगफल होता है औसत गुना संख्या, तो एम एक्स हो जाएगा। और 2 संख्या और बढ़ा क्या, तो 0 और m, तो हमारी संख्या पहले x थी और 2 संख्या बढ़ गया, अब x प्लस 2 हो गया, तो यही नया माध्य हो गया। क्या हो गया बच्चे, तो नया माध्य हमारा यही हो गया। तो एक बात बताओगे, यहां m है, ये तो 0 खत्म हो जाएगा, यहां m है, यहां भी m है, m हमारा कॉमन हो जाएगा, m प्लस में x बटा में x प्लस 2, क्योंकि m जाएगा तो यहां पे 1 बचेगा। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओगे, द्विघात समीकरण का बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बोला जाता है कि इसका रूट्स क्या है। अब ये हाँ, ये चीजें हैं, लगा मूल बराबर है, रूट्स जो होता है, जो सॉल्यूशन है आपस में बराबर होता है। ये 2 रूट्स इक्वल कब होता है, रियल और इक्वल। तो विवेचक जो होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 होना चाहिए। ये इक्वल रूट्स कब होगा बच्चे, तो इक्वल रूट्स डी बराबर में 0 होना चाहिए, और डी की मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। बच्चे एक बात बताओगे, इस फॉर्मूला पे अगर आप बैठाते हो तो आप मुझे बताओगे बी स्क्वायर क्या होता है, बी क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के आगे वाला टर्म होता है, तो m प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस 4ac, 4 हो गया, a की मान होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 4 प्लस में m हो गया, और तो कुछ है नहीं, बराबर में 0। अब ये भी लग रहा है क्वाड्रिक बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर प्लस में 2m a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, माइनस में 16 और माइनस में 4m बराबर में 0 हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, 0 हो जाएगा। अब एक बात बताओगे, ये आगे अगर सॉल्व करोगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा देते। क्या दिमाग लगाते बच्चे, ये m स्क्वायर होगा। अब बताओगे ये माइनस 4m है और ये प्लस 2m है, जाएगा तो माइनस 2m होगा, और प्लस में 1 रहने देते हैं, और माइनस 16 उधर भेज देते हैं, माइनस 16 उधर जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, मतलब m माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 16, तो m माइनस 1 बराबर में हो जाएगा प्लस माइनस 4। अब 2 माने होगी, तो 2 मान होगा, अगर m की मान प्लस हुआ तो माइनस 1 उधर जाएगा, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। अगर m की मान मतलब माइनस 4 हुआ, तो ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो माइनस 4 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस 3 होगा। आंसर हमारा 5 माइनस 3 हुआ, 5 माइनस 3 हुआ। क्या कोई दिक्कत आ रहा है आपको समझ में, फास्ट नहीं ना। चलिए आइए बुआ, अब इसकी मान बताना है। तो आप जानते हैं, सिंपल सी बात बताते हैं कि x प्लस 1 बाय एक्स बराबर में अगर k रहे तो इसकी स्क्वायर करना रहे, तो बच्चे सिंपल सी बात होता है k स्क्वायर प्लस में 2 होता है। लेकिन अगर माइनस यहां पे रहे, तो यहां पे अगर माइनस रहे, सॉरी यहां पे माइनस 2 होगा, यहां पे माइनस रहेगा तो यहां पे प्लस हो जाएगा। अब बताओ, स्क्वायर में जाने के लिए एक बार इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स, और बराबर में √7 का स्क्वायर 7 होगा, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। अब पुनः एक बार फिर से इसकी स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर 81, 81 में से 2 जाएगा आपका 79 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। आंसर क्या होगा, तो डी होगा। पहले छोड़ दिए, हो जाएगा। ये बताओगे, इसकी मान सीधा सीधा 0 दिख रहा है, क्यों,
क्योंकि ये x बाय वाई है और y बाय एक्स है, ये एक ही संख्या का रिवर्स है, तो इसको लिख सकते हैं x बाय a को मानो a मानो, तो a बाय 1 बाय a बराबर में होता है 2। तो ये तभी पॉसिबल है जब a की भी मान 1 हो और a की भी मान 1 हो। 1 1 2 होता है, कहने का मतलब है x की भी मान 1 लेना पड़ेगा, y की भी मान 1 लेना पड़ेगा, तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0। जो बच्चे नहीं समझे हो वो ऐसे समझो। इसको सॉल्व करोगे तो नीचे में एक्स वाई हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये इधर जाएगा तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 ये इधर लेके जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और ये 2xy बराबर के इधर आएगा तो माइनस एक्स वाई बराबर में 0। ये क्या हो गया सर जी, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है बराबर में 0, तो x माइनस वाई बराबर में क्या आ गया, तो 0 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये बताओगे, बोला गया एक नाव धारा के विपरीत दिशा जाता है, 5 किलोमीटर अगर विपरीत दिशा जाओगे तो x माइनस वाई समय होता है दूरी बटा चाल, ये समय लगेगा। अगर धारा के साथ 7.5 किलोमीटर जाओगे तो x प्लस वाई, और टोटल समय बोला गया ये समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल बोला गया टोटल समय 45 मिनट लगा। मिनट को घंटा में बनाओ, 15 या 45 15 चौका 60, ये क्या हो गया, तो 3/4 हो गया। आगे बोला जाता है कि धारा के दिशा में अगर 5 किलोमीटर जाएगा और धारा के विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जाएगा तो टोटल समय इसको लग रहा है 25 मिनट। 25 को घंटा में बनाकर 60 से भाग तो बताओगे 5 होगा, ये 12 होगा, 12 और ये 5 होगा। समीकरण 2 आ गया बच्चे, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। तो अब इसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होता है। इक्वेशन नंबर 2 में आप 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना करोगे तो 5 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहां से गुना करोगे 2 से गुना करोगे तो ये 5/6 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र 2 में से 1 को घटाइए, ये 2 से गुना करोगे तो ये भी 5 होगा, इसमें से ये जाएगा तो ये सेम चीज है, कट जाएगा। अब यहां 10 आया, 10 में से 7.5 जाएगा तो 2.5 बचेगा, और नीचे में x प्लस वाई बचेगा। 5/6 में से अब बताओगे 3/4 जाएगा तो नीचे में तो 12 होगा, और 12 क्या हो जाएगा, तो ये होगा 3 या 9 और 5 दूनी 10, 9 10 में से 9 जाएगा तो 1 होगा। ये इधर उधर गुना करोगे तो x प्लस वाई का मतलब 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 36 हो जाएगा। तो धारा के साथ में नाव की चाल आ गया 30 किलोमीटर पर घंटा। बोला गया धारा के दिशा में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो मेरे प्यारे मित्र समय पूछा है, धारा के दिशा में अगर आप जाओगे 6 किलोमीटर तो धारा की दिशा के दिशा में नाव की चाल है 30 किलोमीटर पर घंटा, इतना समय इतना घंटा लगेगा। मिनट में आंसर दिया गया, मिनट में बनाने के लिए 60 से गुना करोगे, ये 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 मिनट का समय लगेगा। अच्छा प्रश्न था, यहां पे फंसोगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नीचे से आपको हड़बड़ाना नहीं है, नीचे नहीं देखना ऊपर देखना है। 5 और ये 2.5 था, इसमें जान रहे थे 2 से गुना करोगे तो ये आ ही जाना है आपका 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बउआ, बोला गया है देखो 30,000 रुपया है आपके पास और 5% वार्षिक दर से 2.2/3 वर्षों के भुगतान करने के लिए बोला गया है सीआई निकालना है। मेरे प्यारे मित्र सीआई के फॉर्मूला आप जानते हो 2 साल का क्या होता है सर, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटा में 100, लेकिन 2 साल से ज्यादा है तो पहले 2 को अलग कर लो, 2 वर्ष पूरा पूरा लो, और तीसरे वर्ष में जो है 2/3 है। तो मेरे प्यारे मित्र रेट भी 2/3 हो जाएगा। तो रेट हमारा 15 का 2/3 कितना होता है सर, ये कटेगा 5 दूनी 10, मतलब तीसरे वर्ष में रेट हमारा कितना लगेगा, तो 10% लगेगा, लेकिन 2 वर्षों के लिए कितना लगेगा, तो 15% लगेगा। यहां भी 15 रखो, यहां भी 15 रखो, तो 15 15 30 होता है, और प्लस में 15 गुना 15 दोनों को गुना करोगे तो 225 और 2 अंकों के बाद दशमलव 32.25% हो गया 2 वर्ष का, और 2/3 वर्षों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ये 10%। ये 2 रेट अभी आया, फिर यही फॉर्मूला पुनः लगा दीजिए, पुनः लगाओगे तो 10 और 2 कितना होता है सर 42.25, फिर गुना करोगे, गुना करोगे 1 0 कट जाएगा तो दशमलव आ जाएगा 3.225, आप गुना उना कर लोगे बच्चे, यही आपका सीआई हुआ। बच्चे इसको जोड़ोगे तो ये 45 हो जाएगा, 45.4 और 5 47 लगभग में ये आया 45.47% सीआई आया। किसका, तो सर जी 30,000 का 45.47% आया। परसेंटेज से 00 कट जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, गुना करो 7 21 4 3 12 12 और 2 14 हो जाएगा, ठीक है। 5 3 15 15 और 1 16 होगा, और 4 3 12 12 और 1 13, तो 13,641 13,641 ऑप्शन सी के करीब में है, लगभग में। बच्चे दूसरा मेथड से बनाओगे समस्या में फंस जाओगे, जैसे बनाए वैसे ही आपको बनाना है। चलिए
आइए बउआ, बोला गया है एक मत बताओगे, ए और बी की मासिक आय दिया गया, इनकम दिया गया है 4:5 है, और ए का है और बी का है, और बोला गया इसका एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा जो है कितना, 3:8 है। बोला गया ए की आय और बी की व्यय बराबर है। ए की आय जो है आपका कितना है, तो 4 है, और बी की व्यय, व्यय मतलब खर्चा 8 है, ये दोनों बराबर है। तब बराबर करने के लिए ऊपर में किससे गुना करोगे, तो सर जी इसको 8 बना दो, तब जाकर बराबर होगा। तो रेशियो में अपने जरूरत के अनुसार किसी भी संख्या से गुना भाग कर सकते हो। तो अगर यहां से 2 से गुना किए तो यहां भी 2 से गुना करना पड़ेगा। मेरे प्यारे मित्र, टोटल हो गया 8, 8 में कमाए हो 8, इनकम किए हो 8 और खर्चा कर दियो 3, तो बचा 5। बताओ यहां से कमाए हो 10 बी और खर्चा किया 2 8, तो बचा कितना, तो 2। तो आंसर आ गया 5:2, 5:2, ऑप्शन होगा डी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बोला गया टीवी के 8% के लाभ पर बेचा गया, तो उसे अगर बेचा गया, अगर इसे 2553 कम में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती। अरे कम में बेचोगे, जाहिर सी बात है, कम में बेचोगे वस्तु को तो हानि तो होगी होगी। अब बोला गया अब इसे जो है 18% का लाभ करना चाहते, तो बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा। मेरे प्यारे मित्र, मानो सीपी हमारा 100 रुपया, कितना मानो 100, अब वस्तु को बेच रहे हो 8% के लाभ में, तो 108 में बेचे होंगे, एसपी हो गया, ये एसपी हो गया, ठीक है। अब बोला गया कि कुछ कम में बेचो, रियल मान में 2553 कम हुआ, लेकिन कम किया तो हानि हो गया 15% का, तो 100 की वस्तु 15% की हानि होगा, तो न्यू एसपी क्या हो जाएगा, न्यू एसपी क्या हो जाएगा, तो सर जी 85 हो जाएगा। तो देखो पुराना एसपी से न्यू एसपी में कितना का कमी किए हो, तो मेरे प्यारे मित्र कमी जो हुआ 23 का कमी हुआ, और क्वेश्चन के अनुसार कितने का कमी हुआ है सर, 2553। तो कमी का तुलना कमी से, यहां बोला गया है 2553 कम कीजिए, नया पुराना एसपी से नया एसपी लाने के लिए हमने यहां से यहां गया तो 23 की कमी हुआ, तो कमी की तुलना कमी से किया जाता है क्वेश्चन में। तो एक की मान 23 इकाई 23, 23 इकाई 23, 23 इकाई 23, 111, सही है जी, 111 होगा। अब बोला जाता है, तो सबसे पहले आप सीपी निकाल लो, तो सीपी कितना होगा 100%, 100 भी निकाल सकते हो, 100 ही निकाल लो, कितना हो जाएगा, ये होगा, ये सीपी हो गया, ये क्रय मूल्य। बोला 18% का लाभ करना चाहते हैं, तो इसी पे अगर 18% का लाभ करना चाहते हो तो वस्तु बिकेगा कितना में, 118 में, तो एसपी आपका हो जाएगा 118%। परसेंटेज से 00 कट जाएगा, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा, कितना होगा 811, 811, 811, 8 9 10, और ये होगा 31 13 0 98, हाँ सही है, ऑप्शन डी। गुणा कर लोगे, ये हम अपने तरीका से गुना किए हैं, आप मेरे गुना पे नहीं रहोगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्यूब में हमेशा याद रखोगे, अलजेब्रा में यहां माइनस रहेगा तो यहां हमेशा माइनस होना चाहिए, यहां प्लस रहेगा तो हमेशा यहां प्लस होना चाहिए। अगर ये माइनस है और प्लस दे दिया तो क्वेश्चन लेवल का होता है। तो कैसे सर जी, तो देखो अगर x - 1/x बराबर में k रहे और x क्यूब - 1/x क्यूब पूछे तो k क्यूब प्लस में 3k होता है, और यही x + 1/x बराबर में k रहे और x प्लस में x क्यूब प्लस में 1/x प्लस क्यूब पूछे तो k क्यूब माइनस में 3k होता है। लेकिन ऐसा नहीं पूछा है, माइनस दिया है, प्लस पूछा है। तो ये ध्यान रखोगे, x - 1/x बराबर में k रहे और x + 1/x पूछे तो रूट अंडर होता है k² प्लस में 4। पहले चेंज कर लोगे, तो पहले चेंज करने के लिए प्लस में लाने के लिए आपको क्या कर, रूट अंडर में k², तो रूट 77 का स्क्वायर करोगे तो 77 होगा, और प्लस में 4, प्लस में 4 करोगे 81, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 81 का वर्गमूल 9 होता है। क्यूब करेंगे तो सिंपल सी बात है कि 9 का क्यूब होता है 729, माइनस में 3k, तो 9 तिया 27, 3k करोगे ये कटेगा, 2 होगा, 0 होगा, 702, आंसर बी हो जाएगा। सारा डिटेल आपको बता दिया गया है। चलो आ जाओ, ये बताओगे किस एंगल के लिए ये 1 होता है, साइन, तो सर जी साइन 90 के लिए 1 होता है, और कॉस किस एंगल के लिए √3/2 होता है, तो 30 के लिए होता है। किस एंगल के लिए होता है बच्चे, 30 के लिए होता है, सही है। तो आ जाओ, a + b की मान अगर 90 है और a - b की मान 30 है, तो आप बताओगे ये दोनों जोड़ोगे कट जाएगा, तो 2a की मान 120, तो a की मान 60 होगा, a की मान 60 होगा तो b की मान 30 होगा, b की मान 30 होगा। तो एक बात बताओगे, यहां से हो जाएगा 5 sin स्क्वायर b की मान 30 है तो 1/2, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, यहां 1/4 होगा, क्योंकि स्क्वायर में प्लस में 10
60 डिग्री का स्क्वायर, तो 60 डिग्री 10 60 होता है √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा। आ जाओ 2 साइन बी, तो बी की मान 30 होता है, 30 की मान 1/2 और कॉस ए का मतलब 60 1/2। एक बात बताओगे, इससे ये कट जाएगा, ये होगा कितना होगा, तो सर ये 5/4, ये कितना होगा 4 तिया 12, 12 चौके 48, ये हो गया, तो सर ये 12 चौके 48 हो जाएगा और बट्टा में 4 है और नीचे में 1/2 है, 2 से कटेगा ये 2 बार में, तो ये हो जाएगा कितना होगा 8 5 13, ठीक है 8 5 13 हो गया और ये आपका 5 53/2, तो 53 होता है, 2 दूनी 4 6 दूनी 12 26.5 है आंसर डी सही है। अरे बताते जाओगे मुझे आंसर मालूम नहीं, लेकिन आपके पास तो आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप खुद से कर लेना है भाई साहब, क्योंकि इसमें जोड़ घटा गुना है, पहले छोटी ब्रैकेट के काम करोगे, ये मुझे हम करने वाले नहीं है। अगर आप कहोगे तो आंसर बता देंगे। चलो जल्दी से करके एक बार बताओ तो क्या होगा। इतना देर में तो कर ही देते जी। ये इसलिए हम नहीं करते हैं ताकि आपको जो है एग्जाम में करना आपको है और आपके लिए ये समस्या ना बने, ठीक है। चलिए आप बना लीजिएगा, आपके हाथ चलना चाहिए। बोला गया है उस त्रिभुज का, बहुत वीआईपी प्रश्न है भाई साहब, अच्छा प्रश्न है। क्या बोला गया है, उस त्रिभुज के न्यूनतम ऊंचाई की लंबाई ज्ञात करें जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है और दशमलव में बताना। बोला गया ये 5 12 13 से देखने से पता चलता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 5 12 13 मेरे प्यारे मित्र, बोला है उस न्यूनतम ऊंचाई का दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है, ऊंचाई बताना है। तो न्यूनतम ऊंचाई जिसकी भुजा बड़ा होगा उसी पे अगर कोई लंब डालोगे तो वो छोटा होता, ऊंचाई उसकी छोटा होगा। यही कर्ण है, कर्ण पे अगर लंब डालोगे तो यही ऊंचाई होगा, इसी की मान बताना है। और इस ऊंचाई को निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये आपका हाइपोटेनस होता है, तो कर्ण पे डाले गए लंबों की लंबाई, अगर मान लीजिए ये कर्ण पे डाले गए लंबों की लंबाई अगर निकालना है तो क्या होता है, तो सर P गुना B बट्टा में H। क्या, तो कर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई P गुना B बट्टा H, तो यहां से 5 गुना 12 बट्टा में H। अब ये क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60 बट्टा 13, 13 चौका 52। आप समझ रहे हैं, ये सही है, 13 चौका 52, 4 वाला आंसर होगा, आंसर ए हो जाएगा। अब जो बच्चे नहीं समझे सर कैसे आप बता दिए, हम उसको अलग तरीका से बताते हैं। मेरे प्यारे मित्र, ये मानो ऊंचाई इसकी h है, ठीक है, इधर बता रहे हैं। तो अगर बिना ऊंचाई के बनाते हो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, कितना होगा 5 होगा। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर यहां से यहां ये डाले तो ये आधार हो जाएगा हमारा, ये भी तो एक त्रिभुज है और त्रिभुज पे लंब कितना है, तो लंब मानो h है ऊंचाई। तो दूसरे त्रिभुज का, इसी त्रिभुज का दूसरे तरीका से क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 आधार हमारा कितना है, तो 13 है, और ऊंचाई ये जो ऊंचाई लिए तो उससे मुझे मालूम नहीं h। देखो 1/2 से 1/2 कट गया, h बराबर में क्या होगा 12 गुना 5 और ये 13 इधर आ जाएगा। तो देखो सेम चीजें हैं, ऐसे डायरेक्ट याद रखोगे, P गुना B मतलब लंब गुना आधार बटा में कर्ण, कर्ण पे डाले गए लंबों की लंबाई। ये थ्योरम है, पढ़ना है, थ्योरम भी प्रूव कर दिए हैं। बराबर, दिसंबर महीना में आप जानते हो 31 दिनों का होता है और प्रत्येक दिन का मासिक खर्चा, ये प्रत्येक दिन का औसत दैनिक औसत कितना है, 512 है। तो 512 है, बोला पहले 20 दिनों का औसत खर्चा कितना है बच्चे, 512 है। आगे बोला था 13 दिनों का जो है, अंतिम से 13 दिनों का, पिछले 13 दिनों का बोला गया है 510 है। और 19 और 20 दिन काउंट हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा, उसी का औसत बताना है। जैसे शुरुआत से 20 लिए हो और अंतिम से 13 लिए हो, तो 19 और 20 2 बार काउंट हुआ, क्योंकि 20 और 13 कितना हो गया, तो 20 और 13 33 होता है। और दिसंबर आपका 31वां महीना का होता है। 2 दिन बढ़ा, कौन कौन, तो 19 और 20 बढ़ा। तो सर जी सबसे पहले 500 योगफल कितना हो जाएगा, टोटल महीना का खर्चा कितना होगा। सर एक दिन का खर्चा 512 है और दिसंबर में 31 दिन होता है, तो योगफल हो जाएगा इतना। जल्दी से एक बार गुना करके बताओगे बच्चे, गुना करके, चलो हम इसको नीचे लिख देते हैं। 12 ये 1 और ये 5, 3 दूनी 6, 3 5 तिया 15,
ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो सर 2, और ये हो जाएगा 7, 5 3 8 15। एक बार गुना चेक कर लोगे, जो बच्चे हैं मोबाइल से एक बार गुना चेक कर लो, सही बात है ये गलत है। अब लगा 20 दिनों का औसत खर्चा कितना है, तो सर जी 515 है। तो एक दिनों के 515 है, तो 20 दिनों का कितना होगा, गुना करोगे तो सर जी 0, ये 5 दूना 15 दूना 30, ठीक है 30 का हो जाएगा, ये 15 दूना 30 पूरा हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये हो गया 1300। आगे बोला जाता है कि 5110 प्रतिदिन का खर्चा और पिछले 13 दिनों का कितना हो जाएगा, सर 0 होगा, तो ये 13 एक ही 13 हुआ, 13 5 65, 65 और 1 66 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल बताओगे 20 और 13 33 दिनों का कितना आया, तो सर जी 0 3 6 3 9 और ये हो जाएगा 16, इतना आया। अब इतना आया और 30 दिनों का 31 दिनों का इतना था, घटाओगे तो 2 दिनों का आ जाएगा, 2 दिनों का आ जाएगा, ये होगा कितना बच्चे 8। अब बताओगे 12 में से 7 जाएगा तो 5 होगा, 8 में से 8 गया 0, 1058 आ गया। मेरे प्यारे मित्र 2 दिनों का आया, कौन कौन, तो 19 और 20 दिनों का योगफल आया। क्या आया, योगफल आया। आपसे पूछा क्या है, तो औसत। देखो ये कैलकुलेशन वाला है, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। औसत तो योगफल बटा में संख्या, 2 दिनों का था ये 5 और ये कितना हो जाएगा सर 2 9 529। आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है यार, कुछ करना रहता तो बोला जाता। बोला गया केशव और सुजीत, केशव है, सुजीत है और थॉमस है, इसकी इनकम है 2:3:4 है। समय का अनुपात दिया गया है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं सर, ये पार्टनरशिप के प्रश्नों में आपका जो है पूंजी गुना लाभ होता है, पूंजी गुना समय। तो पूंजी का अनुपात ये है और समय का अवधि का अनुपात है, तो सर जी 5 ये गुना करेंगे, इसमें 2 गुना 5 करेंगे, गुना 6 कर दो और ये 9 महीना के लिए रहा, तो टोटल ये 10 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 9 चौके 36, काटोगे तो ये 5 होगा और ये 9 होगा और ये कितना हो जाएगा सर जी 18। ये अनुपात में लाभ होगा, इस अनुपात में प्रॉफिट होगा। मेरे प्यारे मित्र बोला गया 20% कार्यालय का रख रखाव खर्चा पे दान कर दिया, दे दिया है, तो 20% अगर खर्च कर दिया है तो इसके फ्रैक्शन मान 1/5 होता है। टोटल अगर प्रॉफिट हमारा 5 है तो उसमें से एक्सपेंडिचर 1 हुआ, तो बचा कितना, तो 4/5। तो ये अगर टोटल अगर हमारा प्रॉफिट 5 है तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कितना होगा, तो सर जी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट हमारा 4 होगा। लेकिन यहां से अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे पूंजी के अनुपात में हमेशा पैसा बढ़ता है प्रॉफिट, तो जोड़ो 27 और 5 32 होता है, लेकिन यहां से 4 ही है जो कि फ्रैक्शन बनेगा। मेरे प्यारे मित्र इस फ्रैक्शन से बचने के लिए हम चाहते हैं ये नीचे 8 से गुना कर दो और ऊपर भी 8 से गुना कर दो, तो बताओगे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कितना हुआ 32 और टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, तो 40। गुना कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। और यहां 32 आया, सही बात है, 32 बराबर 32, तो 1 बराबर 1, तो 5 बराबर केशव को 5 मिलेगा और सुजीत को 9 मिलेगा और थॉमस को 18 मिलेगा। ये एकदम परफेक्ट बैठ गया। बच्चे बोला गया है कि केशव और सुजीत का लाभ का अंतर इतना है, तो केशव और सुजीत का लाभ कितना है, तो 5 और 9 का अंतर 4, और क्वेश्चन के अनुसार कितना है, जल्दी से बोलिए, ये है। अब ये है पूछा गया क्या टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट 40 है, तो मेरे प्यारे मित्र इसको 40 बनाने के 0 इधर बैठा है तो इधर भी 0, आंसर ए। आंसर क्या होगा, ए होगा। ये बताओगे, बोला गया है ए नाम का कोई धातु है और इसमें x और y का अनुपात में है 5 और अनुपात 2 है। बी नाम का जो धातु है वो x 3 है और y 4 है। अब बोला गया ए और बी को जो मिक्स करना है वो 4:5 के अनुपात में मिक्स करना है, तो सी नाम का जो बर्तन में रखोगे उसमें y की प्रतिशत बताना है कितना है। मेरे प्यारे मित्र ये याद रखोगे कि मिक्स करने से पहले क्वांटिटी सेम होना चाहिए, तो इस जोड़ोगे तो ये आ गया 7, ये भी 7, क्वांटिटी सेम है। तो बताओ पहला बर्तन से कितना लेना है, तो सर पहला बर्तन से 4 लेना है, तो 4 से गुना करोगे। दूसरा बर्तन से 5 लेना है, 5 से गुना, ऑल ओवर में 5 से गुना। यहाँ 4 से किए तो यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, ये 20 हो जाएगा, ये 5 ये 15, टोटल हो जाएगा कितना, तो सर 35। ये कितना होगा 8 और ये होगा 20, ये 28। 7 से काटोगे ये 5 होगा, ये 4 होगा। मेरे प्यारे मित्र y का प्रतिशत पूछा तो y यही वाला है 4, कितना में से, तो 5 4 9, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। आप जानते हो कि 4/9 होता है 44, सही 4/9%। ऑप्शन क्या होगा, ए। ऑप्शन क्या होगा, ए।
आओ एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज की नाम है, बोला गया है ए बी सी, बोला गया ए बी को और ए सी को डी और ई तक बढ़ाया गया, और इसका कौन समद्विभाजक, इसका कौन समद्विभाजक ओ पे मिलता है, तो इसकी मान बताओ। मेरे प्यारे मित्र, एक आंतरिक कौन समद्विभाजक होता है, एक बाह्य कौन समद्विभाजक होता है। आंतरिक कौन समद्विभाजक जब होगा तो इसकी मान होता है 90 प्लस ए बाय 2, और इसकी मान होता है 90 माइनस में ए बाय 2, बाहर की तरफ माइनस अंदर की तरफ प्लस। पूछा क्या है, बाहर की मान दिया गया 63 डिग्री, ये दिया गया 63 डिग्री, तो ए की मान बताना है। तो 90 माइनस ए बाय 2 बराबर में 63 डिग्री। अब बताओगे इधर उधर करोगे तो ए बाय 2 बराबर में हो जाएगा ये 7 होगा, और ये 8 में से 6 हो जाएगा 2, 27 दूनी 54। सही बात है, ये गलत है, 54 डिग्री होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा, आंसर ए होगा। चलिए आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है, अब रीजनिंग आपका होगा। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आइए बाबू हम लोग रीजनिंग का डिस्कशन जो है ये ऑन करते हैं। आज में भी टेक्नीशियन है ना, हाँ आज टेक्नीशियंस का क्वेश्चन है। अच्छा ध्यान से देखोगे, पहला क्वेश्चन अगर देखोगे तो फिक्स्ड लिख रखा है, क्या है, और फिक्स्ड को क्या लिखता है, एक्स आई एफ ई और डी। अच्छा ध्यान से देखिए तो सबसे बड़ा लेटर इसमें एक्स है, उससे छोटा लेटर आई है, उससे छोटा लेटर एफ है, उससे छोटा लेटर ई और उससे छोटा लेटर डी, यानी रिवर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पूरे फंक्शन को अरेंज कर दिया गया है। तो देख लो तो यू से पहले, एस से पहले, ओ से पहले, एम से पहले ई, बिल्कुल सही। तो जो भी रिवर्स अल्फाबेटिकली में जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसको अगर रिवर्स अल्फाबेट में लेंगे तो सबसे पहले टी होगा, टी से छोटा एम होगा, एम से छोटा आई होगा, आई से छोटा जी होगा, जी से छोटा बी होगा और बी से छोटा ए होगा। इसका मतलब टी एम आई जी बी ए, टी एम आई जी बी ए। ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है, तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे, यही इसके लिए बेस्ट और सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ध्यान से देख लो, पी क्यू है, यहाँ पी क्यू के बाद आर है, यहाँ भी पी क्यू के बाद आर है, उसके बाद क्यू है। तो पी क्यू आर अगर रख ले तो पी क्यू आर क्यू पी बन रहा है, पी क्यू आर क्यू पी बन रहा है, पी क्यू आर क्यू पी बन रहा है, पी क्यू आर क्यू पी बन रहा है। यानी बाहर निकल कर क्या आया, तो क्यू आर क्यू पी पी, आर क्यू पी पी देख लो कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मेरे भाई। तो इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखिए क्या है, तो डिक्शनरी के क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले एस पी ए को उठा लो, लेकिन ओ उससे पहले आता है तो पहले ओ वाले को उठाओ। अब ओ सबसे पहले देखे दो जगह है, ओ के बाद यू है फिर भी है, तो सबसे पहले 3 नंबर होगा और 3 नंबर के बाद 6 नंबर होगा। अब फिर से हम पी को लेंगे तो पी के बाद ए है यानी 5 नंबर होगा और उसके बाद 1 नंबर हो। अब देखो एस टी ए एन है, एस टी ए एम है, तो पहले एम आएगा उसके बाद एन आएगा। इसका मतलब है 3 से शुरू और 2 पे खत्म, तो 3 6 चाहिए, 5 1 4 2 चाहिए, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता दिख रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए सुटेबल और सबसे परफेक्ट आंसर है। श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है। तो श्वेता दक्षिण की ओर बाबू कितना चलती है, तो 150 मीटर चलती है। फिर वो दाईं ओर मुड़ती है और दाईं ओर मुड़ करके 80 मीटर चलती है। फिर वो बाईं ओर मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। तो यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ करके कितना चलती है, तो 60 मीटर चलती है। अंत में वो बाईं ओर मुड़ती है और एक बैंक तक पहुँचने के लिए 280 मीटर जाती है। तो एक बैंक तक पहुँचने के लिए बाईं ओर मुड़ करके वो 280 मीटर जाती है। उसके कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी हमें निकालनी है। तो ध्यान से देखोगे बच्चा, अगर ये पूरी दूरी 280 है तो यहाँ से 80 खत्म हो गया, यानी ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस 200 बच जाएगा। अगर ये पूरा दूरी कितना है, तो सर 150 है और उसमें से 60 निकल गया, तो 150 में से 60 निकल गए तो 9 6 15, यानी ये वाला डिस्टेंस जो है वो 90 बच जाएगा। अब हम लोग को ये वाला डिस्टेंस हासिल करना है, तो जब ये वाले डिस्टेंस आप हासिल करने जाओगे तो रूट निकालोगे। तो किसका रूट निकालोगे, तो रूट अंडर 200 का स्क्वायर और प्लस 90 का स्क्वायर करोगे तो 1 0 छीन लो, तो ये कितने हो गए, तो 20 का स्क्वायर
और प्लस 9 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 9 कितने हो गए तो 81, यानी ये टोटल आ गया कितना तो 481। कितने आ गए तो 481। अब हमने जीरो छीना था तो 481 किसके लिए होगा भैया, तो 481 मुझे लगता है 21 का स्क्वायर होना चाहिए। 21 का स्क्वायर, 20 का 400, 21 का, 22 का, सही जा रहा है क्या? सबसे पहले दक्षिण में 150 मीटर गया, इसके बाद ओहो हो, इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ा था, हमने पूरा ब्रह्मांड ही खिसका दिया ना। सबसे पहले वो दक्षिण की ओर कितना जाता है तो 150 मीटर। चलो अब उसके बाद वो कहाँ मुड़ता है तो दाईं ओर मुड़ता है, और दाईं ओर मुड़ के चलता है 80 मीटर। बहुत बढ़िया। अब फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर, तो यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ेगा और चलेगा 60 मीटर, और फिर और एक बैंक तक पहुँचने के लिए, और फिर अंत में बाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ता है और बाईं ओर मुड़ के चलता है कितना तो 280 मीटर। चलिए अब ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, तो ध्यान से देखोगे 150 ये और कितना ये है तो 150 ये और 60 ये, 150 और 60 कितना हो गया, अगर टोटल इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस हो गए 210, और यहाँ पे डिस्टेंस कितने हो गए तो ये निकल गया, तो ये डिस्टेंस हमारे हो गए 200। ठीक है, हमें ये वाला रूट निकाल देना है, ये वाला रूट कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे तो रूट अंडर 21 का स्क्वायर और प्लस रूट अंडर 20 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है तो 441 होता है, और 20 का स्क्वायर कितना होता है तो 400 होता है, यानी आ गया कितना तो 841 आ गया। 841 कहने का मतलब हो जाएगा कि ये किसका है तो 41 का, यानी 0 लगा लो। ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे क्या कहता है, लव के लिए क्या कोड लिखोगे, तो ध्यान से देखो, आई लव इंडिया है, आई से आई कैंसल और इंडिया से इंडिया कैंसल, यानी लव अकेला बच जाएगा। तो अगर दोनों में देखोगे तो VIC कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है, रे नहीं कॉमन है, जिग नहीं कॉमन है, फिग कॉमन है। तो फिग क्या है कॉमन है, क्या बच गया तो जिग बच गया। जिग किस में है तो बच्चा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो आंसर हमारा इसके लिए परफेक्ट जो है ये आंसर नंबर सी जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा। अच्छा बताइए, लिली को लिखता है 116, LILY लिखता है, L का प्लेस वैल्यू 12, I का प्लेस वैल्यू 9, L का प्लेस वैल्यू 12 और Y का प्लेस वैल्यू कितना 25। सबको जोड़ दो, 12 12 24, 24 48 से 49, 49 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 58, अगर इसको दुगना कर देते हैं तो ये हो जाता है 116। बहुत बढ़िया। तो किसके लिए चाहिए, तुलिप के लिए चाहिए। ये रहा 20, ये रहा 21, ये रहा 12, ये रहा 9 और ये रहा 16। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, अगर 16 और 9 देखें तो 25, 25 और 20 20 40, तो 40 20 60 5 65, 65 और 10 75, और 75 और 3 कितने हो गए तो 78 हो गए। 78 को 2 गुना कर दो, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी 156 हो गया। 156 किस में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ गलती हो गया रे, 8100 सही है। 841, तो 30 का स्क्वायर तो सही में कितना हो जाएगा तो 900 हो जाएगा ना, और ये 441 है, यानी ये किसका स्क्वायर हो पाएगा, यहाँ 41 दिखा ना, बस हिट कर दिए। किसका स्क्वायर हो जाएगा तो 29 का, देख लो 29, 9 9 81 का, एक हाथ में 8, 9 दूना 18 और 8 26 हो गया। 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5 हो गए। 1 8 6 14 का 4 हाथ में 1, 5 3 8 हो गया।
सही है। किसके लिए आ गया बच्चा? तो 29 के लिए आ गया। 1 जीरो छीने थे, 1 जीरो लौटा दो। ऑप्शन नंबर सी हो गया। गलती से मिस्टेक हो गया, जानबूझकर मिस्टेक नहीं हुआ। आगे चले, नेक्स्ट देखोगे। देखिए पहले 1 2 वाले बच्चे देखो, सभी बिल्ली खरगोश है। बिल्ली ने कहा दहेज दो, 2 रुपया। बिल्ली के पास था 1 रुपया, खत्म हो गया। कुछ गाय खरगोश है, गाय भी यहीं खरगोश भी यहीं, सही हो गया। यानी केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, ऑप्शन नंबर बी। तो कहता है कि सर जितना भी खरगोश था, जितना भी क्या था, खरगोश था, वो सभी खरगोश क्या है? तो सभी खरगोश गाय है। फिर कहता है कुछ खरगोश सर बिल्ली है, और कुछ खरगोश सर क्या है? तो कुछ खरगोश बिल्ली है। अब पहला कहता है सभी बिल्ली खरगोश है, तो सभी बिल्ली तो खरगोश नहीं दिख रहा है, कैंसिल। कुछ गाय खरगोश है, तो गाय तो खरगोश कुछ दिख रहा है, यानी सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी को आंसर बनाएंगे। अच्छा ध्यान से देखो, 12 से 16 होने का मतलब है इसमें 4 बढ़ गया, और 7 से 12 होने का मतलब है इसमें 5 बढ़ गए, और 19 से 25 होने का मतलब है इसमें 6 बढ़ गया। तो पहले 4 फिर 5 फिर 6, तो 13 और 4 कितने हो जाएंगे? तो 13 और 4 17 हो जाएंगे। 11 और 5 कितने हो जाएंगे? तो 16 हो जाएंगे। और 2 और 6 8 हो जाएंगे। यानी QPH चाहिए। QPH ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर हमारा बच्चा ऑप्शन नंबर बी जो है, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अच्छा देखिए, पहले कहता है 135 डिग्री घुमाइए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर घुमाइए 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो सोचो, अगर कोई भी आकृति को हम 135 डिग्री वामावर्त घुमाएं, ठीक है, 135 डिग्री वामावर्त घुमाएं, और फिर 45 डिग्री कहाँ घुमाएं? दक्षिणावर्त घुमाएं। इसका मतलब जो नॉर्थ में होना है उसको वेस्ट में होना पड़ जाएगा। तो देख लो, नॉर्थ में ये वाला फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो अगर इस फिगर को हम वेस्ट में लेकर आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, नहीं ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे सुटेबल और सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सजीव प्राणी, सर्वहारी और हिरण और ग्रह। तो देखिए, ये रहा हमारा सजीव प्राणी। अब सर्वहारी प्राणी भी सजीव होगा, लेकिन हिरण सर्वहारी नहीं होता है, और ग्रह बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता दिखती है। देखो, कहता है अक्षर डी द्वारा किस श्रेणी के व्यक्तियों को निरूपित करता है? तो ध्यान से देखो, तो अगर हम देखें तो पंचभुज कलरकों को नहीं है, त्रिभुज कॉफी प्रेमी को, तो कॉफी पीने वाला चाहिए, ठीक है। उसके बाद कार मालिक चाहिए, और उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता चाहिए। तो कॉफी पीने वा कॉफी प्रेमी, कार मालिक, सामाजिक सेवा होना चाहिए। कॉफी प्रेमी, कार मालिक और सामाजिक कार्यकर्ता और क्लर्क भी हैं, तो ये गलत। कार मालिक के साथ कॉफी प्रेमी है लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, ये गलत। जो कॉफी प्रेमी है वो या तो कार मालिक या तो सामाजिक, गलत। जो कॉफी प्रेमी, कार मालिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो इसके लिए परफेक्ट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, वही इसको सबसे सुटेबल ढंग से दिखा पाएगा। देखो, 2 4 2 6 लोगों गोल मेज के परिधि पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहला काम कर लो मेरे भाई, 6 लोगों की व्यवस्था कर लो, और सारे लोग केंद्र को बैठे हैं। तो राघव प्रकृति के बाएं दूसरा है, तो जहां भी प्रकृति को रखेंगे, प्रकृत को रखेंगे, प्रकृत के बाएं दूसरा कौन है? तो दूसरा राघव है। अब कहता है मनप्रीत सुनैना के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो जहां बाबू हम सुनैना को रखने वाले हैं उसके बाईं ओर दूसरा कौन है? तो मनप्रीत बैठा है, ठीक है। कहता है अरवा वेदिका के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो जहां वेदिका को रखेंगे, वेदिका के दाएं पहला नहीं दूसरा कौन होगा? तो अरवा को रखेंगे। आगे चलो, अरवा और मनप्रीत के बीच दोनों छोर से समान संख्या है, तो अरपा और मनप्रीत के बीच जब दोनों छोर से समान संख्या है, इसका मतलब अरवा और मनप्रीत को हमें यहाँ रखना होगा। चलिए, अब पता है ना कि वेदिका के दाईं ओर दूसरा अरवा है, तो हम अरवा को यहाँ रखेंगे, और
जैसे ही अरवा को जब हम यहाँ रखेंगे तो मनप्रीत को हमें यहाँ रखना होगा, तो हम मनप्रीत को यहाँ रख लिए। अब वेदिका के दाएं दूसरा अरवा है, तो यहाँ आप लोग वेदिका को रख लो। अब पता है कि मनप्रीत जो है उसके दाएं में कौन है, सुनैना है। मनप्रीत और सुनैना, अच्छा मनप्रीत सुनैना के बाईं ओर है, तो अगर हम सुनैना को यहाँ रखते हैं तो उसके बाईं ओर राघव प्रतीक के बाएं दूसरा है, मनप्रीत सुनैना के बाईं ओर दूसरा है। राघव और मनप्रीत के बीच दोनों छोर से समान संख्या है, तो राघव और मनप्रीत के बीच दोनों छोर से समान संख्या है। सुनैना के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है, तो अब तो सुनैना को यहीं रखना पड़ेगा। लेकिन ये वाली लाइन जो है कि मनप्रीत सुनैना के बाईं ओर ठीक बगल में है, ये वाला लाइन यहाँ हजम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, राघव प्रकृत के बाएं दूसरे स्थान पे, ठीक है, मनप्रीत सुनैना के बाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है, अरवा वेदिका के दाएं दूसरा है, तो अरवा वेदिका के दाएं दूसरा है। राघव और मनप्रीत, ओहो हो, देखिए राघव और मनप्रीत, राघव और मनप्रीत के बीच उतने ही दोनों तरफ से है। किसके किसके, तो राघव और मनप्रीत के बीच में उतना ही है। अब देख लो मनप्रीत कहाँ है, तो सुनैना के बाईं ओर है। अब कहता है कि सुनैना के बाईं ओर तीसरा कौन है, तो सुनैना के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा प्राकृत होगा, और प्राकृत किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हमारे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सामने आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेना। अच्छा देखो, तो अगर हम 12 को 3 से गुना करते हैं तो 12 तिया कितने होंगे, 36 होंगे, और प्लस 2 कर दें तो 38 हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम 38 को 3 से गुना करते हैं तो 8 तिहाई 24 का 4 हाथ में 1 और 3 तिहाई 9, 8 तिहाई 24 2 3 तिहाई 9 2 11, अगर हम प्लस 2 कर दे तो 116 होगा। तो इसी तरह से आप क्या करो कि 350 को 3 गुना कर दो, तो 3 गुना करोगे तो 0 के लिए 0, 5 तिहाई 15 का 5 हाथ में 1, 3 तिहाई 9 1 10, और इसमें आप 2 को जोड़ दोगे, तो 2 को जोड़ोगे तो ये 1052 हो जाएंगे। और 1052 जब हो गए तो ऑप्शन नंबर डी में हम लोग परफेक्ट रूप से आंसर लगा सकते हैं। अच्छा 52 नंबर क्वेश्चन रिपीट कर दें, चलिए रिपीट कर देते हैं। देखिए कितने लोग बैठे हैं, तो 6 लोग बैठे हैं। हमने 6 लोगों को बैठा लिया, बैठ गए 6 लोग। पहला लाइन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। राघव प्रकृत के बाएं दूसरा है, तो जहां प्रकृत को रखेंगे प्रकृत अंदर देखेगा तो ये दायां और ये बायां होगा, तो पहला नहीं दूसरा, यहाँ कौन बैठेगा, तो राघव बैठेगा। क्लियर है। अच्छा राघव 2 बार लिख दिए थे। अब कहता है कि मनप्रीत सुनैना के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो जहां भी हम सुनैना को रखेंगे उसके बाईं ओर हमको किसको रखना पड़ेगा, तो मनप्रीत को रखना पड़ेगा। अब कहता है अरवा वेदिका के दाएं दूसरा है, तो अरवा किसके दाएं, तो जहां भी वेदिका होगी वेदिका के दाएं पहला नहीं दूसरा पोजीशन किसका होगा, तो अरवा का होगा। अब कहता है राघव और मनप्रीत दोनों छोर से बराबर है, तो जब राघव यहाँ है तो बाबू यहाँ किसको रखना पड़ेगा, तो मनप्रीत को रखना पड़ेगा। और मनप्रीत कहाँ है, तो सुनैना के बाएं है, तो यहाँ सुनैना को रखना पड़ेगा। और अब हमें पता है कि वेदिका के दाएं को दूसरा अरवा है, तो हम वेदिका को यहाँ रखेंगे और अरवा को पहला नहीं दूसरा यहाँ रखेंगे, तो अरवा यहाँ हो गया है। अब पूछ रखा है कि सुनैना के बाईं ओर तीसरा कौन है, तो पहला दूसरा तीसरा अरवा है, ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ क्या, अच्छा देख लो राघव को हमने कितनी बार रख लिया था,
2 बार। जहां अरवा रखना था वहां हमने किसको रख दिया, राघव लिख दिया, और जिसके कारण वो समस्याएं जो है वो आ गई। कल का डिस्कशन अभी मैं थोड़ा सा जस्ट जाऊंगा, मुझे समझ में आ गया इशू कहाँ आ रही है। उस अक्षर का चयन करें जो एन वाले फलक के विपरीत पे है। तो देख लो एन हमारा यहाँ है, ठीक है, दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो है के से एन जाने के लिए आप घड़ी की दिशा में चलोगे तो के से घड़ी की दिशा में यू आएंगे, तो एन का अपोजिट यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो 6 विद्यार्थी की व्यवस्था कर लो और उत्तर की ओर मुख कर लो। एफ बाएं छोर से तीसरे पर है, तो पहला, दूसरा और तीसरा एफ है, तो चौथा, पांचवा, छठा यही होगा। डी और एफ के बीच में सीटों की संख्या उतनी ही है जितनी कि ई और एफ के बीच में है, यानी डी और एफ के बीच में उतना ही सीट है जितने ई और एफ के कहाँ है, बीच में है। तो अभी इन दोनों के सीट की संख्या एकदम इक्वल होने वाली है। तो देख लो, अगर एफ यहाँ है, हम डी को यहाँ रख लेते हैं तो ई को यहाँ रखना होगा, या डी को यहाँ रख लेते हैं तो ई को यहाँ रखना होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं कि डी यहाँ है, ठीक है, तो एफ यहाँ है तो डी को यहाँ रखे, तो 2 तो एफ ही के बीच में नहीं, 2 ही पोजीशन मिलेगा। ई ना तो एफ के बगल में बैठा है ना ही पंक्ति के किनारे पर, तो ई ना तो एफ के बगल में बैठ सकता है और ना ही ई पंक्ति के किनारे पर बैठ सकता है। इसका मतलब ई का पोजीशन फिक्स है, तो ई और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, तो डी और एफ के बीच में भी एक व्यक्ति होगा। ए और बी के बीच में 3 लोग हैं, तो देख लो ए और बी को हम यहाँ रखेंगे तभी बीच में 3 लोग हो पाएंगे। डी और बी अगल बगल नहीं है, तो डी और बी अगल बगल नहीं है, तो यहाँ ए को रख लो, यहाँ बी को रख लो, तो यहाँ सी हो जाएंगे। कहता है बैठने के उपर्युक्त क्रम के अनुसार विकल्प में दिया गया कौन सा कथन सही है। बी ए के दाईं ओर तीसरा है, तो बिल्कुल बी ए के दाईं ओर तीसरा नहीं है। डी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, बिल्कुल सही है। ई और एफ आसपास गलत है, ए और ई आसपास गलत है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए सुटेबल और सबसे परफेक्ट आंसर बनेगा। अच्छा देखिए, डी को किससे मिलना है, के से। अगर हम डी से के तक का सफ़र तय करते हैं तो एस के ऊपर चाइना वॉल मिलेगा जो गलत हो जाएगा। डी को किससे मिलवाना है, टी से। डी को अगर हम टी तक ले जाने की कोशिश करें, एस के ऊपर चाइना वॉल है, गलत हो जाएगा। ई को मिलवाना है ओ से, ई से ओ तक जाएंगे तो एस के ऊपर चाइना वॉल है, गलत हो जाएगा। यानी कोई भी सत्य नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। अच्छा देखिए, 4 के पहले जो भी आएगी वो माँ कहलाएगी, 3 के पहले पिता, 5 के पहले बहन और 7 के पहले भाई कहलाएगा। अब कहता है पी एस की ग्रैंड मदर है, तो पी को ग्रैंड मदर बनना है तो पी को लड़की बनना होगा, तो पी के पहले 4 है, चेक करेंगे तो हम हो गए 7 के लिए मेरा भाई हो गया, और मेरे भाई की बहन मेरी बहन हो गई, और मेरे बहन की माँ मेरी माँ होगी, खत्म हो गया। पी के बाद 3 यानी पिताजी, और पिताजी लड़का होंगे तो ग्रैंड मदर बन नहीं सकती है, लड़का होगा तो ग्रैंड मदर बन नहीं सकता। हम हो गए, मेरी कौन हो गई, बहन हो गई, और मेरी बहन की माँ मेरी माँ हो गई, और मेरे माँ की माँ मेरी नानी हो गई। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न दे रखे हैं। पहला घटक एक स्वर है जो कि बिल्कुल नहीं है, पहला घटक एक व्यंजन है और अंतिम घटक एक स्वर है जो कि बिल्कुल नहीं है। दूसरे और तीसरे दोनों घटक स्वर हैं, बिल्कुल हैं, तो चौथे घटक को तीसरे घटक के कूड में और तीसरे को चौथे के कूड में कीजिए। यानी एल को चेंज नहीं करना है तो 6 होगा, ई को चेंज नहीं करना है तो 7 होगा। अब एम के जगह हम ओ का कोड करेंगे 3 और एम का कोड हम ओ के जगह करेंगे 8। एन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 67,389 चाहिए। 67,389 किसमें दे रखा है? यदि दूसरे और चौथे दोनों घटक स्वर हों, दूसरे और चौथे दोनों घटक स्वर हों, तो चौथे घटक को तीसरे से
और तीसरे घटक को चौथे से कूड कीजिए, यानी अब ये व्यवस्था LEON बनेगा। L के लिए क्या लिखोगे तो 6 लिखोगे, E के लिए क्या लिखोगे तो 7 लिखोगे, O के लिए क्या लिखोगे तो 3 लिखोगे, M के लिए क्या लिखोगे तो 8 लिखोगे, N के लिए क्या लिखोगे तो 9 लिखोगे। देख लो बाबू, यहाँ चेंज करना पड़ेगा, 3 को पहले और 8 को बाद में, क्योंकि उसने कहा कि तो चौथे घटक को तीसरे घटक के रूप में कोड कीजिए और तीसरे घटक को चौथे घटक के रूप में कोड कीजिए, यानी M और O का प्लेस वैल्यू इंटरचेंज करके कोड करना है। तो इसका आंसर D होगा, लेकिन कब? जब आप परिवर्तन कर लोगे तब। तो आंसर कितना हो जाएगा D, लेकिन परिवर्तन करने के बाद, यानी क्वेश्चंस में एरर थे। कितने ऐसे प्रकार के जूस बनती है जिसमें सेब और स्ट्रॉबेरी दोनों फ्लेवर है? तो देखो, हमको सेब और स्ट्रॉबेरी दोनों फ्लेवर चाहिए, तो सेब और स्ट्रॉबेरी दोनों फ्लेवर की व्यवस्था करेंगे। तो ये 8 और 10 18 होगा। 18 किस में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आंसर इसके ऑप्शन नंबर डी होंगे। देश जी के निर्णय के बाद, जो कि 1 दशक पहले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लिया गया था, देश एन ने भी देश में कारों की संख्या पर उच्चतम सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया। यानी देश जी है वो निर्णय बहुत पहले ले लिया, जो 1 दशक पहले लिया था, यानी 10 साल पहले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए देश जी ने कोई एक्शन लिया। और अब देश एन भी क्या कर रहा है ना कि कारों की संख्या की उच्चतम सीमा को निर्धारित करने का निर्णय ले लिया है कि हमारे शहर में कितने आप मैक्सिमम कार चला सकते हो। इसलिए अब यदि देश एन में कोई व्यक्ति कार खरीदना चाहता है तो उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक देश में कोई अपनी कार नहीं बेचता या कोई कार पूरी तरह से नॉन फंक्शनल रूप में पंजीकृत और नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि देश जी जो है वो प्रदूषण को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कुछ डिसीजन लिया, और वैसा ही डिसीजन देश एन 10 साल बाद लिया, और उसने एन ने कहा कि मैं अपने यहाँ कारों को लिमिट कर दूंगा। यानी अब अगर कोई व्यक्ति कार खरीदना चाहता है तो अगर कोई और व्यक्ति खरीद लिया है तो आप उससे ले लो, नहीं तो अगर किसी की पूरी कार खत्म हो जाएगी, वो डंप हो जाएगा, तब फिर आप नई कार ले सकते हो। तो कहता है धारणा लीजिए, देश एन में अन्य परिवहन विकल्प देश की कार स्वामित्व रहित आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अच्छा बताइए, अगर वहां सिर्फ कार ही ऐसा अवसर होता जिससे लोग यहां से वहां आवागमन कर सकते, तो वो कार की संख्या को नियंत्रित नहीं करता। यानी कहीं ना कहीं परिवहन के विकल्प हैं कि आप कार नहीं भी लीजिएगा तब भी आप अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं। तो पहला अजम्पशन बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, इस निर्णय से देश जी में प्रदूषण को नियंत्रित करने में सफल होने की सर्वाधिक संभावना है। अच्छा बताओ, देश जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ देश एन की बात हो रही है। देश जी ने तो 10 साल पहले ये क्या कर लिया था, ठीक है, तो अभी उसके यहाँ कैसा है हमें नहीं मालूम है, तो ये 2 नंबर गलत है। यानी केवल एक अनुसरण करता है, और केवल एक अनुसरण किसमें है तो ऑप्शन नंबर डी में है, क्योंकि हम जी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। जी ने तो ये व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था प्रदूषण की ऐसी व्यवस्था करी, ये 10 साल पहले जी ने किया। अब एन अभी क्या कर रहा है कि ऐसा व्यवस्था कर रहा है पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन जी ने क्या व्यवस्था किया था ये अभी तक पता नहीं चला है। तो इसीलिए 2 नंबर हम अवधारणा नहीं ले सकते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा बच्चा केवल डी नंबर। अच्छा देखो, 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2009 जाना है, तो 1 जनवरी से 1 जनवरी कैंसिल, 3 साल का अंतर और 1 लीप ईयर, 3 1 मिलकर 4 हो गए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी गुरुवार आंसर हो जाएंगे। आप संडे में सीधा 4 दिन जोड़ देना। दिए गए अनुक्रम में बाईं ओर से 8वें स्थान से आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अगले अक्षर पे प्रतिस्थापित कर दीजिए और जेड को ए से बदल दीजिए, तो अनुक्रम में कितने भी होंगे। अच्छा देख लो,
भी होने के लिए यू चाहिए, क्योंकि उसके अगले अक्षर से बदलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से यहां तक में देख लो यू है क्या, तो यहां से यहां तक में कहीं भी यू नहीं है। तो जब यू नहीं है तो भी नहीं होगा, यानी इसकी आंसर 0 हो जाएगी। यू नहीं है तो भी होगा। 78 का भी गलत है गुरुजी। लेकिन हम 78 में सही है। वहां गलती हुई थी सिटिंग अरेंजमेंट में, क्योंकि वहां माइंड हैंग कर गया था, तो वहां हमने एक्सेप्ट कर लिया कि वहां हमारी माइंड सही में हैंग कर गई थी, तो वो कुछ से कुछ हो जा रहा था। लेकिन अभी मेरी माइंड बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है, तो जो काट दिया सो काट दिया। ठीक है बाबू, तो ये बिल्कुल आप आंसर वहां पे सही कर लोगे। इसका आंसर ऑप्शन डी जाएगा, इसका आंसर सी नहीं जाएगा, क्योंकि ये तब जाता जब हम कहते कि देश जी के निर्णय के बाद, जो कि 1 दशक पहले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लिया गया था, ठीक है, उस समय देश एन, तो भैया ये निर्णय लिया गया था, लेकिन वो सक्षम हो पाया कि नहीं हो पाया, वो सही हो पाया कि नहीं हो पाया, उस निर्णय का लोग पालन कर पाए कि नहीं कर पाए, इसकी कोई जानकारी देश जी के बारे में नहीं है। लेकिन देश एन के बारे में हमारे पास प्रजेंट जानकारी है, तो जिसके बारे में प्रजेंट जानकारी है हम अवधारणा उसका ले सकते हैं। जिसके बारे में हमें प्रजेंट जानकारी नहीं है हम उसका अवधारणा कभी नहीं ले सकते। और जी के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ एक ही जानकारी है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जी ने भी ऐसा काम किया था। लेकिन वहां का प्रदूषण नियंत्रित हो चुका है कि नहीं हो चुका है, सफल हुआ वहां कि नहीं हुआ सफल वहां, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी गई है। तो जिसके कारण हमने 2 को क्या कर दिया, काट दिया, क्योंकि जिसकी जानकारी नहीं हो आप उसका अजम्पशन चाह के भी नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट देखोगे, आपको 2 सवाल तथा 2 बयान दिए गए हैं। स्त्री की उम्र क्या है, तो वो अपने पति से 5 साल छोटी है, जो 5 साल बाद 40 का होगा। तो जब उसका पति 5 साल बाद 40 का होगा तो अभी 35 का है, और उसकी पत्नी 3 साल छोटी है यानी 32 की है। तो ऑप्शन 1 ने हमें जानकारी दे दी। क्लियर है? सी दे रहा है बच्चा, उसको बी कर लेना, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, उसको बी कर ले। जी के बारे में और जानकारी होती ना तो हम भी जी का एनालिसिस करके बना देते। उसने अपने बेटे को जन्म दिया तब वो 20 साल की थी, जो अब 12 साल का है। तो 20 और 12 32, 2 भी जवाब देगा। तो 1 भी जवाब दे रहा है और 2 भी जवाब दे रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग जवाब दे रहे हैं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। तो आंसर हम लोग इसका सी कर लेंगे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी, और कल फिर हम लोग 25 से 30 के बीच में अच्छे क्वेश्चनों का डिस्कशन करने के लिए एकत्रित होंगे। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।